हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमएपीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स के थर्ड पेपर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। पेपर 3 के कोई टॉपिक्स हैं ये आपको दिख रहे हैं आज सामने स्क्रीन पर। मेंशन कर देती हूँ कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में आप इस टॉपिक तक कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे 6 ऑनवर्ड्स, वैसे तो 9 तक का टारगेट है, बाकी डिपेंड करेगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पर और मेरी अपनी स्पीड पर भी। मेजर जो टॉपिक रहेंगे वो आज ऑल पोर्ट के ही रहेंगे। वैसे ऑल पोर्ट का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फिक्स है, आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये जो आप डेवलपमेंटल स्टेजेस देख रहे हैं ना, इनका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था और कहा था कि यहाँ मैं सिर्फ जिक्र करके छोड़ रही हूँ, आगे इस पर एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर, बहुत पूछा गया है ये एग्जामिनेशन में। तो ऑल पोर्ट का एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आज का इसका मतलब ये भी हो गया कि आज की क्लास में से क्वेश्चन तो फिक्स है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं हम पेज नंबर जहाँ हमें पहुँचना है, 15 या 16 होगा। चलिए यहाँ तक आपने कैटल का तो आपने कंप्लीट कर लिया था। 16 पीएफ था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था। आ जाते हैं ऑल पोर्ट डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो टॉपिक है ना केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपको अपनी लाइफ में इस टॉपिक को इसलिए भी समझ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत रेजोनेट करता है हम सबकी लाइफ से। बहुत ज़्यादा हम क्लोजली अंडरस्टैंड कर पाते हैं खुद को जब हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो मेन क्या है इसमें वो समझते हैं। Gordon Allport was one of the first psychologists to focus on the uniqueness of the individual and the importance of the conscious motivations behind behavior. He rejected the idea that personality could be fully understood through unconscious drives or general law that apply to all people. उन्होंने ये बिल्कुल इस बात से डिस्कार्ड कर दिया कि सबकी पर्सनैलिटी को हम एक ही तरीके से देख सकते हैं। So he proposed the dispositional theory, emphasizing that personality is made up of consistent traits or disposition that guide behavior. मैंने आपको ये बात एक बार जिक्र की थी इसी सीरीज़ में कि ऑलपोर्ट वो पर्सन थे जिन्होंने ट्रेट्स पर बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा कि ट्रेट्स की हेल्प से हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को उन्होंने माना कि हमारे डिफरेंट कंसिस्टेंट ट्रेट्स से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इस बात पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था और कहा था कि उसी से चल के हमारा जो बिहेवियर है वो आगे गाइडेड होता है। ट्रेट्स को ऑलपोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है ये भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि उनकी थ्योरी में यही एक मेन बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने ट्रेट्स या डिस्पोजिशन जिसको कहा उसको डिफाइन किया 3 टाइप का। मेजर उनके 3 टाइप थे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। अभी बात करेंगे क्या थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रेट्स होते हैं दे आर जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे ब्रेन और हमारे माइंड की फंक्शनिंग से मिलकर ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग हो रही है वो हर पर्सन के लिए उसके पर्सनल डिस्पोजिशन को क्रिएट करती है। मतलब हर पर्सन के जो डिस्पोजिशंस हैं उनको क्रिएट करने का बेस क्या है, जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक सिस्टम, राइट। He believed traits are the fundamental units of personality and relatively stable over time. उन्होंने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये बात आप जानते ही हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी, हमारी ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी में रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, वो जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते। कार्डिनल ट्रेट से शुरुआत करेंगे। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, वैसे तो तीनों ही हैं। रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा समझना। सेकेंडरी ट्रेट्स की पहले बात करेंगे। सेकेंडरी ट्रेट्स वो होते हैं हमारी चॉइसेस, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम कुछ पसंद करते हैं, कुछ हमारी नापसंद होती हैं चीज़ें, हमें उनके बेसिस पर भी हम जाने जाते हैं। तो वो हमारे अंदर ट्रेट्स की तरह होते हैं कि हम क्या पसंद करते हैं, कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स में आते हैं। ये सबसे बेसिक लेवल के होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं। आप क्या पसंद करते हैं किस चीज़ में, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, मल्टीपल होते चले जाएंगे। अगर हम पूछेंगे आपको क्या पसंद है तो आपका ही पहले क्वेश्चन आ जाएगा, मैम किस पर्टिकुलर चीज़ की बात आप कर रही हैं, है ना। तो आप सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, आप खाने पीने की बात कर रही हैं, आप किसी हॉबी की बात कर रही हैं, किस चीज़ के फील्ड में आप बात कर रही हैं, तो ये मल्टीपल हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे अंदर होते हैं। ठीक इनके ऊपर आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स जैसे नाम है, ये हमें सेंट्रलाइज करते हैं, हम इनसे सेंट्रलाइज्ड होते हैं। ये वो ट्रेट्स होते हैं जो हमें डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आपको किसी के बारे में बताना है तो जो सबसे पहले जिस तरीके के एडजेक्टिव्स आप किसी के बारे में यूज़ करेंगे वो सेंट्रल होंगे। नॉर्मली हम किसी भी पर्सन को 5 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसके ऊपर ऐसे ही लिखने लग जाएँ हम तो अलग बात है, वरना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि अपनी फ्रेंड के बारे में बताओ तो आप 4, 5, 6 पे रुक जाएंगे। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी होंगी जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि आपकी फ्रेंड कैसी है।
तो ये सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो हमारी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके थ्रू हम जाने जाते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के थ्रू भी जाने जाते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी, नाम भी सेकेंडरी है ना, तो ये सेकेंडरी हो जाती है। उससे ऊपर क्या रहेगा? प्राइमरी, जो पहले, जिससे बिल्कुल शुरुआती दौर में ही अंदाज़ा लग जाए कि वो पर्सन कैसा होगा। आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे होते हैं और ये थोड़े कम होते हैं। इनसे भी कम होते हैं कार्डिनल ट्रेट्स, और ये हर किसी में होते भी नहीं हैं, ये इतने कम होते हैं। ये कार्डिनल ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें इतना यूनिक बनाती हैं कि हम किसी के लिए एग्जाम्पल बन जाएं। जैसे अभी इसमें तो एग्जांपल्स दिए हैं, मैं समझाऊंगी ही, लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल भी लूँगी। जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल में, कॉमन लोगों में बात कर रही हूँ भी, जैसे आपको यहाँ पे गांधीज़म नज़र आ रहा है, हिटलर वाला टॉपिक है। लेकिन अगर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल में एक पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पता नहीं मैं ये एग्जाम्पल गुस्से वाला बार बार क्यों ले लेती हूँ। एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो जब हम, कोई दूसरा पर्सन हमारे साथ कुछ गुस्से में मिसबिहेव कर रहा है, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसकी तरह मत बन के दिखाओ, उस पर्सन की तरफ XYZ की तरह से मत बिहेव करो। तो वो पर्सन अपने गुस्से की वजह से, यानी वो उसका क्या है, कार्डिनल ट्रेट हो गया, जिसकी वजह से उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है क्राउड में। ये बहुत बेसिक लेवल पर हो गया, इसीलिए मैं छोटे एग्जाम्पल से पहले चल रही हूँ। जब हम इससे ऊपर के एग्जाम्पल पे जाते हैं तो कई बार कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे उनका नाम रख देते हैं हिटलर है, ये वाली मैम तो हिटलर है, ये वाले सर तो हिटलर हैं। पर ये हिटलर वर्ड जो है वो किस लिए, टीचर से तो उसका एसोसिएशन नहीं है, मगर हिटलर की कैरेक्टरिस्टिक को टीचर की कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएट करके यहाँ पे कहा जा रहा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शांत रहता है तो उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, पता नहीं सेकंड वाले में था ना, जिसमें गांधी जी भी थे, कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। इस तरीके का बिहेवियर अगर कोई किसी भी सिचुएशन में, नॉट जस्ट द सेम थिंग, कैसा भी बिहेव कर रहा है, तो उसको कहने लगते हैं कि ये तुम क्या गांधी हो गए हो, क्योंकि गांधीज़म से या गांधी के उस कैरेक्टर को हम उस सिचुएशन से एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एसोसिएशन जो टर्म है ना, वो ये डिफ़ाइन करती है कि जब भी हम कार्डिनल ट्रेट की बात करेंगे तो वो रेयर होंगे, और वो रेयर होने के साथ इतने स्पेसिफिक और यूनिक होंगे कि एक वर्ड हम बोलेंगे लेकिन सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आप इनकी हायरार्की को समझिए। कार्डिनल ट्रेट में हमने जस्ट एक नॉन वायलेंस अगर कहा तो गांधी जी का नाम आ जाता है। इसी तरीके से किसी और एग्जाम्पल में भी हम ले सकते हैं। सेंट्रल ट्रेट में हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा, 2-4 कहने पड़े कैरेक्टरिस्टिक्स, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स कहने पड़े, तब कहीं जाके हम उसको डिफ़ाइन कर पाए। और लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पर हम रिफ्लेक्ट तो होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी तो पता चलती है, लेकिन बहुत कुछ नहीं जान सकते आप। सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर क्या आप किसी पर्सन का सब कुछ जान लेंगे? मतलब सब कुछ तो खैर किसी भी कीमत पे नहीं जान पाएंगे आप किसी भी केस में, लेकिन सब कुछ से मेरा मतलब है मैक्सिमम एक बड़ी पिक्चर नहीं बना पाएंगे आप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये जो 3 टाइप के ट्रेट्स हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, इन ट्रेट्स में से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है टाइप ऑफ ट्रेट्स शॉर्ट नोट में, आप हर कंटेंट की ना वैल्यू समझिएगा, कुछ भी कहीं भी नज़र आ जाएगा सेक्शन ABC में। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि हर पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं। अगर आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, मान लीजिए 3 मार्कर में आ गया, शॉर्ट नोट में आ गया, तो आपको यही इनके ही बारे में बताना है। आया है ये टॉपिक, ये जस्ट टाइप ऑफ ट्रेट्स भी आ गया तो अब आपके हाथों में है। आप चाहे तो ये वाले ऑलपोर्ट वाले 3 डिफाइन कर दीजिए, या आपने सरफेस सोर्स पढ़े थे 16 PF वाले, वो डिफाइन कर दीजिए। तो मतलब अपने आंसर को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये बहुत हद तक आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आगे हम बात कर रहे हैं ऑलपोर्ट की थ्योरी में, उन्होंने कॉमन और पर्सनल डिस्पोजिशन के नाम से भी चीज़ों को डिफ़ाइन करा। उन्होंने ये कहा कि कुछ ट्रेट्स जो होते हैं, कुछ पर्सन के अंदर ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कॉमन होती हैं अमंग पीपल विद इन अ कल्चर और ग्रुप दैट आर यूज फॉर कंपैरिजन अक्रॉस इंडिविजुअल्स, जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस सेटिंग एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे हम अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में चले जाएं तो लोग वहाँ पे बहुत आराम से बात करते हैं। अब ये बहुत स्लोली आराम से बात करना क्या हो सकता है, एक कॉमन ट्रेट हो सकता है। कॉमन ट्रेट किसी भी बेसिस पर हो सकते हैं। अब कॉमन ट्रेट को आप कार्डिनल, सेकेंडरी, सेंट्रल से अलग मत समझ के चलिएगा, ये वहीं पे कहीं कॉमन हो सकते हैं। लेकिन कार्डिनल में फिर कॉमन वाला सीन कम ही रहता है, वो आ जाता है नॉर्मली आपका इधर सेकेंडरी या फिर सेंट्रल में, वहाँ तो ये कैटेगरी में फॉल हो सकता है।
फिर है पर्सनल डिस्पोजिशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो उनके अपने पर्सनल वे ऑफ इंटरेक्शन को दिखाती हैं कि वो कैसे लोगों के साथ टैकल करते हैं। ये यूनिकनेस को भी दिखाते हैं किसी भी पर्सन की। फिर क्योंकि यूनिकनेस है तो सेंट्रल भी हो सकती है, बस उस यूनिकनेस की डिग्री जो है वो वेरी करेगी अलग अलग इंडिविजुअल में। तो ये भी 2 टाइप के और उन्होंने ट्रेट्स बताए हैं। फिर फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी के बारे में भी मैंने शायद ये आपसे कहा था कि मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक तो आते रहेंगे और फिर जहाँ पर मुझे उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है वहाँ पे मैं डिटेल में ही करूँगी। अब देखिए फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है। ये जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट ऑलपोर्ट का मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उन्होंने फंक्शनल ऑटोनॉमी को डिफ़ाइन किया था। उन्होंने ये कहा था कि बिहेवियर में स्टार्ट फॉर वन रीज़न बट कंटिन्यू फॉर डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे बिगिन एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट बट लेटर कंटिन्यू बिकॉज दे एन्जॉय इट। इन दिस वे मोटिव्स बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट ओरिजिनल कॉज। और इसमें उन्होंने परसिवियरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी को भी डिफ़ाइन किया था। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी तो एक बात बड़ी क्लियर सी है, सिंपल सी, यानी कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते समय हम उसमें ऑटोनॉमी गेन कर लें, मतलब वो हमारे जो जिस भी हमने रीज़न से स्टार्ट करी है वो करी है, लेकिन वो एक ऑटोनॉमस हो जाए आगे चल के, उसके डिफरेंट रीजंस हो जाएं या फिर उसे करने में मन लग जाए। ऐसा कोई भी वर्क जब हम करते हैं तो फंक्शनल ऑटोनॉमी की कैटेगरी में आता है। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं दैट कंटिन्यू विदाउट द ओरिजिनल रिवॉर्ड, और कुछ हमारे सेल्फ और वैल्यूज़ से जुड़ी होती हैं। इसी में आगे चल के उन्होंने प्रोप्रियम के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था। प्रोप्रियम भी अलग से पूछा जाता है, क्या है ये प्रोप्रियम। ऑलपोर्ट यूज द टर्म प्रोप्रियम टू डिस्क्राइब द सेल्फ और द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। प्रोप्रियम का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर अपनी सेल्फ को लेकर क्या वैल्यू है, क्या वो इमेज रखता है, क्या आइडेंटिटी है, क्या वो खुद को एस्टिमेट करता है। तो मैक्सिमम सेल्फ के कॉन्सेप्ट प्रोप्रियम के अंदर आते हैं। प्रोप्रियम एक सिंपल टर्म है जो उन्होंने दी थी, और उसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन अपने सेल्फ पे जिस तरह से वर्क करता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी आगे चल के बनती है। तो वही सेल्फ के डिफरेंट डायमेंशंस जुड़ के प्रोप्रियम बनाते हैं, और नई बात कुछ भी नहीं है। और ये प्रोप्रियम कैसे डेवलप होता है, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू। यानी पहले हम सीखते हैं खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद पे वर्क करना, धीरे धीरे इतना उस चीज़ में हम प्रोफिशिएंट होते चले जाते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से शेप भी करने लगते हैं। तो वही प्रोप्रियम है। ऑलपोर्ट्स डिस्पोजिशनल थ्योरी शिफ्टेड द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी टुवर्ड्स इंडिविजुअल यूनिकनेस, कॉन्शियस मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी की थ्योरी है वो न केवल हमें टाइप्स के बारे में समझाती है, डिफरेंट ट्रेट्स के टाइप्स के बारे में बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि ये ट्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारी पर्सनैलिटी में कि धीरे धीरे इस पर हम वर्क करें, अगर सेल्फ पे वर्क करें तो उनको शेप करके बेटर पर्सनैलिटी बना सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ओवर होता है, और उसके बाद हम इसी प्रोप्रियम की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जैसे आपने डिफरेंट स्टेज थ्योरीज पढ़ी हैं, कई बार आपने कोई और थ्योरी स्टेज थ्योरीज पढ़ी होंगी, ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी गई है। जिस प्रोप्रियम की हम बात कर रहे हैं, यानी सेल्फ के डिफरेंट डायमेंशंस की, वो सेल्फ कैसे डेवलप होता है ओवर टाइम, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज की कितनी लिमिट होती है, मतलब कितने साल से वो स्टेज शुरू होती है, कितने साल पे वो ख़त्म होती है, ये हमें याद करना है। लिटरली याद करने वाली ही बात है। और साथ ही साथ न केवल एज रेंज बल्कि उसका नाम भी याद करना है, और हर स्टेज में क्या होता है, कैसे सेल्फ डेवलप होता है, ये हमें समझना है। जब हम ये सब समझेंगे तो ये तो याद ही रह जाएगा कि प्रोप्रियम होता क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑलपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल हमारे ज़िंदगी की शुरुआत से सेल्फ हमारे अंदर होता है। बहुत से थ्योरिस्ट अलग व्यू देते हैं इसको लेकर, लेकिन फ़िलहाल ये यही कहते हैं। पर आप ही सोचिए कि अपनी बॉडी से ज़्यादा किस चीज़ का सेंस हो सकता है एक बच्चे को। सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस जो छोटे मोटे उसके शुरू होते हैं और वो 1 ईयर में आके कहीं शुरू हो पाते हैं, तो वो सेंस जो वो कर पाते हैं वही है पहला सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ। इसमें इन्फेंट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी शेप को समझ पाते हैं, ये भी समझ पाते हैं कि वो एनवायरनमेंट से अलग हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक लेवल पर होती है, जिसको प्रॉपर वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि हम ये कहीं इन्फेंट्स ऐसा फील करते हैं या वैसा बताते हैं, बोल तो सकते नहीं, बहुत छोटे होते हैं। तो कैसे वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये एक हमारी बॉडी है, वो उस लेवल पर नहीं जैसे हम चीज़ों को समझते हैं, अपने ही लेवल से जानते हैं।
तो ये सेल्फ अवेयरनेस की फाउंडेशन होती है, जहाँ पे धीरे धीरे सेंसरी और मोटर एक्सपीरियंसेस बॉडी की इमेज के टुवर्ड्स अवेयरनेस डेवलप करते हैं और फिर वो आगे चल के प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस हो पाती है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, बॉडीली सेल्फ का सेंस, अपने बॉडी के एग्जिस्टेंस का सेंस एक्वायर कर पाना प्रोप्रियम की फर्स्ट स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज जो है वो 1 से 2 ईयर्स है। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को सेंस कर पाता है, सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि वो समझ पाता है कि दे आर द सेम पर्सन अक्रॉस सिचुएशंस एंड टाइम। अपने नाम का धीरे धीरे यूज़ करने से मतलब सुनकर रिएक्ट करना। 1 से 2 साल में बच्चा अपना नाम बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है और दूसरे वर्ड्स वो सीख रहा होता है, अपना नाम नहीं बोल पाता है। वो नाम बोलना अपना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऊपर से आज के पेरेंट्स भी जो है वो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं तो बच्चा बोल भी नहीं पाता है। तो अपने नाम को सुनकर रिएक्ट कर पाना, राइट, अपनी यही उसके लिए आइडेंटिटी का सेंस है। इससे ज़्यादा आप क्या डेवलप करेंगे एक बच्चे में। फिर आगे बढ़ते हैं, बॉडी का हो गया, सेल्फ आइडेंटिटी का हो गया। अब 2 से 3 इयर्स में सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम आ जाता है। 2 से 3 इयर्स में सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज़, फीलिंग ऑफ प्राइड, शेम एंड कॉम्पिटेंस एमर्ज, दे सीक इंडिपेंडेंस एंड वांट टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। बच्चे जो होते हैं वो खुद को इवैल्यूएट, अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल पे होता है, हम यहाँ ये नहीं सोच सकते कि कुछ बहुत बड़ा या कुछ ज़्यादा होता है। फीलिंग ऑफ प्राइड, शेम एंड कॉम्पिटेंस, बहुत बेसिक लेवल पर ये भी चीज़ें आने लगती हैं कि किसी काम को गलत किया तो उन्हें दुख लगेगा, अफसोस भी होगा। दे सीक इंडिपेंडेंस एंड वांट टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ भी बढ़ते हैं। तो सेल्फ एस्टीम का सेंस उनको यहाँ से होने लगता है। अब उन्हें ये रियलाइज़ होता है 4 से 6 साल की एज में, पीरियड बढ़ेगा थोड़ा सा, जहाँ पे उन्हें सेल्फ एक्सटेंशन का रियलाइजेशन होता है। अब खुद से चीज़ों को जोड़ना, माय टॉय, माय हाउस, माय मॉम, माय डैड, इस तरीके की चीज़ों में अटैचमेंट दिखाना, यानी वो समझ पाते हैं कि वो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें कुछ उनसे अलग भी हैं, सब चीज़ें उनसे पूरी तरीके से नहीं जुड़ी हैं, कुछ डिटैचमेंट भी है, यानी खुद से एक्सटेंशन, अपने आप से जुड़ाव होने के साथ साथ एक्सटेंशन भी वो फील करते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा फेज़ आता है 5th, जहाँ पे 6 से 12 साल में बच्चा अपनी इमेज को डेवलप करने लगता है, ये सेल्फ होने लग जाती है। उन्हें फ़र्क पड़ने लगता है कि कोई मुझे जो देख रहा है वो कैसा परसीव कर रहा है, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, वैल्यूज़, पर्सनल गोल्स पे वर्क करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एडोलेसेंस, इसके बाद जो एज आती है 12 to 18 या 19-20 तक मानी जाती है। इसमें अगर आप पर्टिकुलरली लिखेंगे तो 12 to 18 लिख सकते हैं और यहाँ पे 18-20 ऑनवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंस ऑफ रैशनल कोपिंग, रैशनल कोपिंग का क्या मतलब होता है, यानी रैशनल थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं रैशनल कोपिंग में। और जो अडल्टहुड ऑनवर्ड्स जो सेल्फ का सेंस डेवलप होता है, वो लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स को, लाइफ के पर्पसेस को, बड़ी पिक्चर कह सकते हैं, बड़ी पिक्चर को यहाँ पे हम देखने लगते हैं। अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं कि आपका जो सेल्फ है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आप बहुत सारी नॉलेज अपने बारे में रखते हैं, बहुत तरीके से खुद को एस्टिमेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते आपने जो प्रोप्रियम का स्टेज को एक्वायर किया है ना, वो ये है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। इसीलिए स्ट्राइविंग मतलब चलते रहना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके फुलफिलमेंट हो गया है सेल्फ का, आप तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक चलते ही रहेंगे, राइट। तो ये हमारा 7th स्टेज होती है, तो टोटल 7 स्टेजेस में डिवाइडेड है। याद रखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या नाम है। तो प्रोप्रियम क्या है, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को रेफर करता है जो हमारे सेल्फ से जुड़ी होती हैं, दैट मेक अ पर्सन फील यूनिक एंड कंसिस्टेंट। फिर डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता है, तो हर बार हमारा जो सेल्फ है वो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है। ऑलपोर्ट ने कॉन्टिन्यूटी और इंडिविजुअलिटी पे भी फोकस किया है और वो सेल्फ के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। और जो फाइनल स्टेज है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, वो हमारी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी हर पर्सन को इस स्टेज तक तो आना ही है और यहाँ पे उसको मेंटेन भी करना है, ग्रो भी करना है, बट मेंटेन करते हुए ग्रो करना है, राइट। इस चीज़ की ये बात करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। अगर आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ पाएंगे, आई एम श्योर। ये एक ऐसा टॉपिक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड मैच्योर पर्सनैलिटी बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट। ये कई क्वेश्चन में जुड़कर आया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
और ये मैंने देखा है जब भी ऑल बोर्ड का कोई क्वेश्चन आया है उसके साथ ये लग के आया है, अलग से नहीं है ये, पर ये बहुत पूछा गया है। कई बार ऑल बोर्ड के किसी एक क्वेश्चन में लगा हुआ मिला है, कहीं पर 4 मार्कर में दिखा, कहीं मुझे 6 मार्कर में दिखा, कहीं 5 मार्कर में दिखा, लेकिन ये साथ में लगा हुआ घूमता रहा पेपर के अंदर। तो इस टॉपिक को यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना। फंक्शनल ऑटोनॉमी अभी हमने बात तो की ही थी, और पढ़ेंगे थोड़ा सा, और किस तरह से एक मैच्योर पर्सनालिटी में ये ज़रूरत होती है इनकी, ये हमें समझनी है। और फिर उनके हिसाब से एक मैच्योर पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो यही पार्ट हमें इस टॉपिक में कवर करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। गॉर्डन ऑलपोर्ट वॉज अ पायनियर इन ट्रेड थ्योरी एंड प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल यूनिकनेस एंड द कॉन्शियस मोटिवेशंस बिहाइंड बिहेवियर। बिहेवियर के पीछे जो हमारे कॉन्शियस मोटिवेशंस होते हैं उनको लेकर कैसे पर्सनैलिटी उससे शेप होती है, इस पर उन्होंने काफ़ी बात की है। और 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने मेंशन किए हैं, एक है फंक्शनल ऑटोनॉमी, दूसरा है मैच्योर पर्सनैलिटी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ जाता है। पहले फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, अभी जिक्र भी किया था। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी वर्क को आउट ऑफ हैबिट कर रहा है या फिर किसी भी पर्पस से कर रहा है, हैबिट भी हो सकता है, कोई पर्पस भी हो सकता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पर्सन उसे बिना मोटिव के भी उस काम को कंटिन्यू कर सकता है। फंक्शनल ऑटोनॉमी रेफर्स टू द आइडिया दैट मोटिव्स इन अडल्टहुड कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन्स इन चाइल्डहुड. Allport argued that many behaviors initially motivated by basic drives like hunger, fear or approval may later be continued for entirely different reasons. और फंक्शनल ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से वो एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे कोई भी हैबिट भी हमारे अंदर इसी के साथ डेवलप हो जाती है। बच्चे के अंदर हम एक हैबिट डालते हैं कि जब भी आप घर से कहीं जाओगे, बाहर कहीं पे भी जाओगे तो पूछ के जाओगे, बता के जाओगे, बच्चों से नहीं कहा जाता है, पूछ के जाओगे कहा जाता है। तो शुरुआत में वो इसे एक वैल्यू की तरह लेते हैं और बाद में वो उनके अंदर इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो पूछते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि एक सर्टेन एज के बाद वो चीज़ें बदलती हैं, पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड अगर हम बात करें तो ये होता है। ये इसी तरीके के तमाम एग्जाम्पल फंक्शनल ऑटोनॉमी में आते हैं, जिसमें शुरुआत में कोई काम किसी रीज़न से होता है लेकिन फिर वो हमारे अंदर एक हैबिट की तरह भी डेवलप हो सकता है, और वो हैबिट हमेशा होगी ज़रूरी नहीं है, वो कोई दूसरा रीज़न भी वहाँ पे चेंज हो सकता है। फंक्शनल ऑटोनॉमी के टाइप की अभी हमने बात की थी। Perseverative functional autonomy, this involves the continuation of simple habits of behavior even when their original reinforcement is no longer present. जैसे कोई पर्सन अगर 4 बजे चाय पीता है, वो उसकी हैबिट है, लेकिन हैबिट कब है, पहले क्यों कर पीता था वो, क्योंकि वो वर्क से आके रिलैक्स होने के लिए करता था। अब वो पर्पस नहीं भी रहा तो भी वो चीज़ कंडीशनिंग की तरह से अंदर डेवलप हो जाती है, वही फंक्शनल ऑटोनॉमी कहलाती है। अप्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होती है, ये हमारी पर्सनैलिटी में ज़्यादा क्लोज होती है। इट रेफर्स टू बिहेवियर दैट आर कंसिस्टेंट विद वन सेंस ऑफ सेल्फ दैट आर ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड गोल्स. अ पर्सन मे स्टार्ट पेंटिंग एज थेरेपी बट लेटर परस्यू इट आउट ऑफ जेन्युइन पैशन एंड आइडेंटिटी. आपको फंक्शनल ऑटोनॉमी में अप्रोप्रिएट के साथ अगर जोड़ा जाए तो आप में से बहुत सारे लर्नर्स भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। शुरू में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ले लिया था जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, पर बाद में लगा कि इसमें तो करियर परस्यू करना है, मोटिव तो चेंज हो गया लेकिन काम चलता रहा, उस पर स्टॉप नहीं लगा, उस मोटिव ने उसको और ज़्यादा एनर्जी और बूस्ट दे दिया। तो ये भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि ये सेल्फ से इसलिए जोड़ रही हूँ मैं, यहाँ पे परसेवरेटिव से इसलिए नहीं जोड़ रही हूँ, सेल्फ से इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि वो आपसे, ये टॉपिक तो लिटरली साइकोलॉजी वाला आपसे ही जुड़ा है कि आपने इसलिए पढ़ा कि इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, और बाद में आपको लगने लगा इसमें तो बहुत कुछ और भी स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। Allport believed that healthy adult behavior is mostly self-directed and not just a repetition of early childhood conditioning or unconscious drive. अब मेच्योर पर्सनैलिटी की बात करते हैं। उनके हिसाब से मेच्योर पर्सनैलिटी क्या है? A mature personality reflects emotional growth, psychological health and a well integrated sense of self. देखिए ये सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है, तो मेच्योर पर्सन के अंदर यानी हर तरीके से सेल्फ का एक अच्छा सेंस होना चाहिए, डेफिनेटली होना भी चाहिए, और यही बात ऑलपोर्ट भी कहते हैं। तो मैच्योर पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हिसाब से क्या होंगी? अगर हम आपसे ये सवाल पूछे जनरली तो आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंटर्स जोड़ देंगे, लेकिन हमें ना ऑलपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। हमारे हिसाब से तो मैच्योरिटी बहुत सारी चीज़ों को और भी कलेक्शन होती है, लेकिन इसमें होंगे वो भी पॉइंटर्स, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा वो इस हिसाब से हमें लिखना है कि वो लगे कि हाँ बात ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग हो रही है, हमारे हिसाब से नहीं। एक्सटेंशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, मैच्योर इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी एक्टिविटी में खुद से ऊपर उठ के बात करते हैं, यानी वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि
इससे कुछ बड़ी पिक्चर देखते हैं कि कुछ बड़ा भी हो सकता है, क्या हम किसी और के भी काम आ सकते हैं, जिसमें हम उनको फैमिली वर्क या कम्युनिटी सर्विसेज में काफ़ी एक्टिव देखते हैं। वो दूसरों के टुवर्ड्स काफ़ी वार्म होते हैं। दे हैव द कैपेसिटी फॉर डीप इंटीमेट रिलेशनशिप एंड ऑल्सो शो टॉलरेंस, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो अपने आप को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी सेल्फ एस्टीम होती है, ओवरऑल इमोशन को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। रियलिस्टिक परसेप्शन होते हैं उनके। मैच्योर पीपल सी द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। उनके अंदर इंसाइट और ह्यूमर भी अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है। और यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि एक क्लियर पर्पस के साथ में, पर्सनल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ में वो डिसीजन से गाइडेड होते हैं। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी और मैच्योर पर्सनालिटी, ये दो टॉपिक जुड़े हुए ही आएंगे जब भी आएंगे। दोनों को ही आप समझ रहे हैं कि फंक्शनल ऑटोनॉमी में सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, और मैच्योर पर्सनालिटी में हमें उस सेल्फ वाले पार्ट से एसोसिएट करके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। आ जाते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेट्स एंड टाइप्स। ट्रेट और टाइप के न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस, ध्यान दीजिएगा ये फिजियोलॉजिकल वर्ड है। कई बार स्टूडेंट्स न्यूरोसाइकोलॉजिकल समझ के फिर आंसर उस हिसाब से लिख देते हैं। हमें न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से आंसर करना है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेट एंड टाइप रेफर्स टू द रोल दैट ब्रेन फंक्शनिंग एंड न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस प्ले इन शेपिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. Research in neuroscience and psychology suggests that personality traits such as extroversion, neuroticism, and openness may have a biological foundation influenced by brain structure, neurotransmitter, and genetic factor. यहाँ पे जो ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए रीड कर दिया, पूरा पढ़ डाला इसको पूरा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने ये बात आपको बताई है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप सीरियसली सारे वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो बड़े अच्छे से ये डिस्कशन हुआ था, राइट? कब हुआ था? जब हम बात कर रहे थे कि रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, याद आ गया होगा आपको। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि अब ये इसको हमने ट्रेट और टाइप से जोड़ा है, क्योंकि ट्रेट और टाइप हैं तो पर्सनैलिटी के ही एस्पेक्ट्स, कुछ और थोड़ी हैं ये, तो सेम बात हो गई है। पर आंसर अब आपको अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कह देती कि इसका आंसर बताइए, तो आप नहीं बता पाते। आप ये कनेक्शन आपको बिल्ड करना है माइंड में, ये ऐसे ही नोट्स की हेल्प से, कि ये जो टॉपिक है वो एसोसिएट करेगा, उससे ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम बायोलॉजिकल बेसिस की बात कर रहे थे। तो अब हमें यही समझना है। ऑलरेडी आप समझ तो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको क्विकली कवर करूँ तो एक टॉपिक और कर सकती हूँ। मेरा माइंड उस तरफ जाने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना भी शॉर्टकट नहीं मारने वाली हूँ। ये हम सब बात कर चुके हैं कि जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कैसे होल्ड करता है, कैसे कमांड करता है, होल्ड भी नहीं, कमांड कैसे करता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, वो हमारी डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, जैसे इमोशन लाइक फियर एंड एग्रेशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद न्यूरोटिज्म एंड इम्पल्सिविटी। पीपल विद अ मोर रिएक्टिव एमिग्डाला में शो हाइटेंड इमोशनल रिस्पॉन्स। तो जब हमारे पर्सनैलिटी के डिफरेंट फीचर्स निकलेंगे, तो वो टाइप और ट्रेट से एसोसिएट हो जाएंगे, या तो हमारे किसी ट्रेट को डिफाइन कर रहे होंगे, या हमारी पर्सनैलिटी का कोई टाइप बना रहे होंगे, यही तो करेंगे। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे रोल होता है। इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल हो गया पर्सनैलिटी टाइप बनाने में। जैसा भी हम बिहेवियर, न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रोल होता है हमारे डिफरेंट इमोशंस को रेगुलेट करने में, उनके बेसिस पर जैसा भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारी बॉडी में रोल रहेगा, वैसा ही बिहेवियर हम एग्जिबिट करेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस हमारे टाइप और ट्रेट्स डिफाइन हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना, वही जेनेटिक और इनहेरिटेंस में भी यही होगा, सिमिलर। तो ये तो मुझे लगता है कि सिंपल ही बात हो गई, ज़्यादा ऐसी कोई बात है नहीं, यानी कि अगला टॉपिक अब लिया जा सकता है। गिलफर्ड्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो गिलफर्ड की ट्रेट थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ये 10 मार्कर में आती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेडली पूछी गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो क्या है गिलफर्ड्स की ट्रेट थ्योरी, ये समझते हैं। जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड इनका पूरा नाम है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बट ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था गिलफर्ड की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जो SOI इंटेलेक्ट मॉडल कहते हैं जिसको, काफ़ी फेमस है वो। और यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, अपने व्यू दिए हैं। गिलफर्ड की थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं?
ये भी ट्रेट पर ही बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, गिलफोर्ड बिलीव दैट पर्सनैलिटी लाइक इंटेलिजेंस could be scientifically studied and broken down into components. He approached personality as a system of traits that determine consistent pattern of behavior, thinking and feeling. उनका जो मॉडल था वो फैक्टर एनालिसिस पर बेस्ड था। एक फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसकी हेल्प से उन्होंने डिफरेंट ट्रेट्स के को क्लस्टर में कन्वर्ट किया। ये बात कई बार हुई है कि जब भी किसी ने फैक्टर एनालिसिस मेथड को यूज़ किया था, चाहे वो स्पीयरमैन थे, चाहे वो कोई और थे, उन्होंने जब भी ये मेथड अप्लाई किया तो वैरायटी ऑफ जो भी चीज़ थी, जो भी फैक्टर की बात हो रही थी, उनको छोटा कर दिया, उनके क्लस्टर्स ग्रुप बना दिए, है ना। 16 PF में भी उन्होंने यूज़ किया था ये वाला मेथड, रेमंड कैटल ने। तब भी उन्होंने यही किया था कि वैरायटी ऑफ ट्रेट्स को सब क्लस्टर में कन्वर्ट करके उनको ग्रुप्स में बना दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही किया था। उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ करके पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशन को क्लासीफाई किया और उन्होंने ये कहा कि पर्सनैलिटी कुड बी मैप्ड सिमिलरली टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को हम मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम पर्सनैलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। उनके पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टेम्परामेंटल ट्रेट्स, मोटिवेशनल ट्रेट्स, एबिलिटी ट्रेट्स एंड सोशल ट्रेट्स। इन 4 टाइप के ट्रेट्स की वो बात करते हैं। अब 4 टाइप के ट्रेट्स में क्या क्या आएगा, टेम्परामेंटल ट्रेट्स में हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स आएंगे पर्सनैलिटी के, मूड, हमारा कितना एक्साइटेड हम रहते हैं, कितने एंग्जाइटी में रहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है। मोटिवेशन में हमारी डिज़ायर, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, नीड्स जो हमें पुश करती हैं कुछ बेहतर करने के लिए। एबिलिटी ट्रेट्स में हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर फिजिकल कैपेबिलिटी, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए। जो पर्सन इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होंगे उनका फोर्स भी ज़्यादा होगा किसी काम को करने के लिए। सोशल ट्रेट्स, हम दूसरों के संग इंटरेक्शन कैसे करते हैं, सोशबिलिटी पे कैसे हैं, डोमिनेंस कितना है, राइट, एम्पैथेटिक कितने हैं। इन ट्रेट्स के बेसिस पर पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है। उनका ये कहना है कि ये जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो कंबाइन होकर एक यूनिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाते हैं। यानी ये ट्रेट्स होते तो सभी में है, पर कोई ज़्यादा कोई कम, जिसकी वजह से एक यूनिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल निकल कर आती है। बिहेवियर का जो उनका 3 डायमेंशनल मॉडल है वो इंटेलिजेंस वाले मॉडल से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे वो कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा 3D मॉडल जो हमने बात की थी उसमें ये इन तीनों को यहाँ पे भी लेते हैं। वो कहते हैं बिहेवियर में भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस कहाँ है, कैसे नज़र आता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंटेलिजेंस कैसे नज़र आता है किसी भी पर्सन का, तो आप क्या कहेंगे कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा तभी पता चलेगा कि उसका इंटेलिजेंस कैसा है। चाहे आप उससे कॉपी पेन पे कोई टेस्ट करा लीजिए, चाहे उसे रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, जब उस पर वो एक्शन दिखाएगा यानी बिहेवियर को दिखाएगा, तभी तो उसका आपको इंटेलिजेंस पता चलेगा। वो मन में क्या सोच रहा है, इससे तो आप उसको इंटेलिजेंट कह नहीं सकते और ना ही आप पता कर पाएंगे वो मन में सोच क्या रहा है। तो ऐसे में इस बात को जस्टिफाई भी कर रहे थे वो कि आपने जो भी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में समझा है वो जब बिहेवियर की फॉर्म में दिखने लगता है तभी तो वो पर्सनैलिटी कहलाती है। तो उसी यानी कि जो हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी में 3 डायमेंशन पढ़ी हैं, वो ही 3 डायमेंशन हमारे पर्सनैलिटी में भी उसी तरीके से रिलेट करती है। किसी भी पर्सन के अंदर ये जो 3 डायमेंशन है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी फैक्टर निकल कर आएगा वो क्या होगा, वो एक ट्रेट होगा। अब वहाँ पे पहले तो इंटेलिजेंस के केस में उसको हम एक फैक्टर मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे पर्सनैलिटी के केस में वो एक ट्रेट बन जाएगा, वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारी। ओके, तो ये जो मॉडल है वैसे तो ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन मैंने आपको ये भी समझा दिया कि वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगी, राइट। पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए गिलफोर्ड ने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग डेवलप की, डिफरेंट टूल्स बनाए जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई करते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए। उनके जो टेस्ट हैं वो इन सब चीज़ों पे अप्लाई होते हैं। पर्सन के वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं, सोशल इंटरेक्शन के लिए हैं, लीडरशिप को फाइंड आउट करने के लिए हैं। इन सबसे पर्सन की पर्सनैलिटी के किसी स्पेसिफिक एरिया पे वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ट्रेट बेस्ड पर्सनैलिटी असेसमेंट क्वेश्चनायर भी बनाया है, जिसकी हेल्प से अगेन हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं नॉर्मली हर टॉपिक पर ऐसा कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, कहती हूँ मैं, मुझे पता है मैं ऐसा कहती हूँ, लेकिन आपको भी पता है ये बात कि आपका सिलेबस कितना वास्ट है। अगर आप इग्नू की बुक उठा के देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि कितना लेंदी सिलेबस है। और जब हमने उसको इजी नोट में कन्वर्ट किया है तो डेफिनेटली सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही लिया है, राइट। इसीलिए हर टॉपिक से पहले मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब मैं ऐसा कहती हूँ तो वो एक्चुअली आई मीन इट। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप हर टॉपिक पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। अब जैसे ये जो टॉपिक है 5 फैक्टर मॉडल, ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये तो टॉपिक भी ऐसा है ना जिसे आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। सिंपल है, टॉपिक सिंपल है, एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, इसलिए उसी तरीके से आपको बताने पड़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 4th वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।